Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you mutation from a class 12th NCERT book. इस वीडियो में हम म्यूटेशन को डिस्कस करेंगे और NCERT की बुक को लाइन बाय लाइन रीड करते हुए समझेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, तो म्यूटेशन को अगर मैं वन वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो म्यूटेशन मतलब कि जो ओरिजिनल चीज़ है, जैसे अगर हम कहते हैं ना कि किसी चीज़ का बदल जाना नुकसानदायक होने के लिए। ठीक है, तो म्यूटेशन एक बड़ा टर्म है। कई बार इसको एक इतना बड़ा टर्म माना जाता है कि कई लोग कहते हैं कि म्यूटेशन जो है हमेशा खराब ही नहीं होता है, अच्छा भी होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि म्यूटेशन जो है वो डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं, यानी कि वो डिजीज का कारण बनते हैं। तो म्यूटेशन जो हम यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली हम म्यूटेशन मतलब कहाँ, डीएनए। ठीक है, जो हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट है वो है हमारा डीएनए। डीएनए के थ्रू ही हम इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करते हैं। लेकिन डीएनए के कोडॉन्स होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं ए, टी, जी और सी, ये 4 कोडॉन्स होते हैं जो कि हमारे डीएनए का जो है न्यूक्लियोटाइड है और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड के रिपीटेशन से हमारा डीएनए बना है। अब ये न्यूक्लियोटाइड किस सीक्वेंस में रिपीट हो रहे हैं, ए टी जी सी, ए टी जी सी, जी सी, ऐसे डिफरेंट जो है तरीके से डिफरेंट, जैसे कि हम इंग्लिश के 26 लेटर्स को यूज करके पूरी की पूरी लैंग्वेज बना देते हैं, है ना। जितनी भी बातें हम लिखते हैं इन्हीं 26 लेटर्स को यूज करके हम अपनी सारी की सारी बातें लिखते हैं। किसी भी वर्ड में इन्हीं 26 लेटर्स के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी में जो डीएनए है उनके अंदर यही 4 जो है न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीटेशन है। लेकिन और इन रिपीटेशन का एक सीक्वेंस है जो कि डिफरेंट जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो जीन्स डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये जो सीक्वेंस है, जैसे ए टी जी सी एक सीक्वेंस है, तो यहाँ पे टी की जगह पे, जो पहले ओरिजिनल जीन में टी था, इसकी जगह पे मान लीजिए ए आ जाए, तो ये जो सीक्वेंस था ए टी जी सी, अब ये हो गया है ए जी सी। तो ये जो फंक्शन पहले ये सीक्वेंस करता था, अब ये सीक्वेंस हो जाने की वजह से जो ये फंक्शन करता था वो फंक्शन अब नहीं होगा। अब नहीं होगा वो फंक्शन, तो बॉडी में कोई ना कोई चेंज तो आएगा ही, कोई ना कोई डिजीज आएगी ही। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी जीन्स हैं, अगर उसमें इस तरह की कोई बदलाव आता है तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन के बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं और इसी चीज को डिटेल में आपके लेवल के लिए, ठीक है, म्यूटेशन एक बहुत बड़ा डिटेल टॉपिक है जिसको कि आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी सब जगह पढ़ोगे। लेकिन इस लेवल पे, क्लास 12 के लेवल पे कितना डिटेल में आपको पढ़ना है, आपकी एनसीईआरटी बुक को हम रेफरेंस रख के पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। म्यूटेशन इज अ फिनोमेना इन which results in alteration of DNA sequences and consequently result in changes in the genotype and the phenotype of an organism। तो ऑल्टरेशन कहाँ पे, डीएनए के सीक्वेंस पे। ये जो ATGC का जो सीक्वेंस है इसमें किसी तरह का बदलाव, ठीक है, और उस बदलाव की वजह से क्या हो जाता है, जीनोटाइप भी चेंज हो जाता है और जीनोटाइप चेंज होने की वजह से फिनोटाइप भी चेंज हो जाता है। सो इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, अभी तक हमने देखा कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चेंजेस आने का रीजन जो है रिकॉम्बिनेशन होता है। म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेना दैट लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। तो ये डीएनए में वेरिएशन लेके आता है। कई बार म्यूटेशन जो है एक जनरेशन में हुआ, ठीक है, इससे प्रीवियस जनरेशन में वो म्यूटेशन नहीं था, इस जनरेशन में वो म्यूटेशन इंट्रोड्यूस हो गया बॉडी में और वो म्यूटेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते जा रहा है, अगर वो म्यूटेशन लीथल नहीं है तो। कुछ म्यूटेशंस इतने लीथल होते हैं, लीथल मतलब जानलेवा होते हैं, कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर की वो म्यूटेशन हुआ रहता है वो उसी समय मर जाता है, मतलब उसी जनरेशन में मर जाता है, वो अपने ऑफस्प्रिंग्स नहीं कर पाता। जैसे कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जिससे कि वो आदमी ज्यादा दिन जिंदा न रह सके, तो वो एडल्ट ही नहीं हो पाएगा, एडल्ट नहीं हो पाएगा तो वो अपने ऑफस्प्रिंग्स नहीं बियर कर पाएगा। इस वजह से क्या होगा कि वो म्यूटेशन उसी तक लिमिट रहेगा और अगले जनरेशन में पास ऑन नहीं हो पाएगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ म्यूटेशन ऐसे हैं जैसे कि कैंसर।
कैंसर में आप देखते हैं कि ज्यादातर जो कैंसर होते हैं वो एल्डरली एज में होते हैं। तो एल्डरली एज के बाद होते हैं, यानी 60 ईयर्स के बाद कैंसर, ज्यादातर कैंसर 60 ईयर्स के बाद ही लोगों को होते हैं। वैसे तो कम एज में भी होता है बट मोस्टली। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सन जिसको कैंसर हुआ वो अपनी जो रिप्रोडक्टिव एज है वो क्रॉस कर चुका होता है। तो जो भी म्यूटेशन उसकी बॉडी में लेटर ऑन डेवलप हुआ वो अपनी जनरेशन में पास ऑन नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो ऑफस्प्रिंग बियर कर चुका है और म्यूटेशन होने से पहले ही वो अपना रिप्रोडक्शन फेज पूरा कर चुका है। तो ये भी एक नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है कि बड़ी सारी जो है डिजीजेस हमें लेटर ऑन लाइफ में होती हैं, लेकिन हम पहले ही रिप्रोडक्टिव एज क्रॉस कर चुके होते हैं। इस वजह से वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो म्यूटेशन पास नहीं होती हैं। तो एज यू विल लर्न इन चैप्टर 5, हम चैप्टर 5 में और डिटेल में डीएनए के बारे में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। वन डीएनए हेलिक्स runs continuously from one end to the other in each chromatid in a highly supercoiled form। आपने देखा है कि क्रोमोसोम्स में जो डीएनए है बहुत सुपर कॉइल्ड होते हैं, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और हेलिकल फॉर्म में होते हैं, हेलिक्स के फॉर्म में। हेलिक्स मतलब इस तरीके से हेलिक्स, ठीक है, इस तरीके से हेलिकल फॉर्म में रहते हैं। Then therefore loss or deletions or gains or insertions or duplication। तो म्यूटेशन ऐसा नहीं है कि हमेशा डिलीशन का ही होगा। कई बार जैसे मैंने कहा ATGC है तो T की जगह पे क्या आ गया है, A आ गया है, तो आप कह सकते हो कि ये जो चेंज हो गया है, जो न्यूक्लियोटाइड था वो चेंज हो गया है। कई बार क्या होता है ये T गायब भी हो जाता है, ठीक है, अब ये सीक्वेंस AGC हो गया है। कई बार क्या होता है इसमें A, जैसे A है, T था, एक और T आ गया है और G और C ऐसे हो गए। तो एडिशन भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है, इंसर्शन भी हो सकता है, डुप्लीकेशन भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन इन म्यूटेशंस। तो इसीलिए हम कहते हैं म्यूटेशन भी कई तरह के होते हैं, ठीक है, वो आप लेटर ऑन चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि हम कितने तरह के म्यूटेशंस होते हैं, किन किन वजहों से म्यूटेशन हो सकता है और किस किस तरीके के म्यूटेशन हो सकते हैं, जैसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इंसर्शन म्यूटेशन, डिलीशन म्यूटेशन। तो इस तरीके डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन देखेंगे हम। सो ऑफ ए सेगमेंट, सो डीएनए रिजल्ट इन ऑल्टरेशन इन क्रोमोसोम्स। तो किसी भी तरीके से जो ओरिजिनल है उससे छेड़छाड़, मतलब कुछ भी हो, चाहे डिलीट हो जाए चाहे ऐड हो जाए, ओरिजिनल फॉर्म तो डिस्टर्ब हो गया ना। तो जो ओरिजिनल फॉर्म डिस्टर्ब हो गया, इट रिजल्ट्स इन ऑल्टरेशन इन क्रोमोसोम्स। सिंस genes are known to be located on chromosomes, alteration in chromosomes results in abnormalities or aberrations। तो कई बार इस तरह के ऑल्टरेशन से क्रोमोसोम्स और फिर जीन्स में एब्रेशंस आ जाते हैं, मतलब गड़बड़ी आ जा सकती है, एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, उस जीन का फंक्शन जो है वो खत्म हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, ऑल्टर हो सकता है, जिसकी की वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के वेरिएशंस और डिजीजेस हो सकते हैं, आ सकते हैं। सो क्रोमोसोमल एब्रेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल्स। तो कैंसर सेल्स में इस तरीके के क्रोमोसोमल एब्रेशंस आपको देखने को मिलते हैं कि जो जीन है या तो वो गेन ऑफ फंक्शन कर लेती है, मतलब जो जीन थी उसका फंक्शन कुछ था, ठीक है, कि एक जीन है, जैसे कि कैंसर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो P53 जीन है, ठीक है, तो ये क्या करती है, ट्यूमर सप्रेसर सेल है, तो ट्यूमर को सप्रेस करती है। तो जो इसके अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, तो ये गेन ऑफ फंक्शन कर लेगी, तो ये ट्यूमर को सप्रेस करती थी, तो अब ये क्या करेगी, ट्यूमर को बढ़ाने लगेगी, ठीक है। तो ऐसे ही और भी कई सारी जीन्स हैं जो कि कैंसर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अगर उन जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाता है तो जो उनका फंक्शन है या तो वो अपना फंक्शन खो देती हैं या एक नया फंक्शन गेन कर लेती हैं, जिसकी की वजह से कैंसर सेल बहुत तेजी से ग्रो करने लगते हैं। तो इस तरीके के म्यूटेशंस बहुत ही खतरनाक होते हैं। देन in addition to the above, mutation also arise due to change in a single base pair of DNA। This is known as point mutation। जैसे हमने एक बात की ना कि A की जगह यहाँ पे ATGC है, T की जगह A आ जाए, तो ये पॉइंट म्यूटेशन है, एक ही पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ है। This is known as a point mutation। This is very important। A classical example of such a mutation is sickle cell anemia। sickle cell anemia में क्या होता है, जो हमारी ये डिस्कॉइड शेप
आरबीसी होती है, आरबीसी की जो सेल्स होती है, इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी की वजह से इसका शेप जो है वो सर्कल या राउंड या ओवल होता है। लेकिन अब इस जीन में म्यूटेशन हो गया है, जिसकी की वजह से जो आरबीसी है उसका शेप जो है वो सिकल सेल की तरह हो गया, ऐसे हो जाता है, ठीक है। और जिसकी की वजह से इसका सरफेस एरिया काफी कम हो जाता है और ये ऑक्सीजन को उतने अच्छे से कैरी नहीं कर पाती है। तो ये जो वेरिएशन आता है आरबीसी के स्ट्रक्चर में, इट इज ड्यू टू अ पॉइंट म्यूटेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई बार आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि सिकल सेल एनीमिया किस तरीके का म्यूटेशन है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, तो ये इट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। So deletions and insertions of base pairs of DNA cause frame shift mutation. फ्रेम शिफ्ट मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कोडॉन्स है वो खास तरह की प्रोटीन्स को कोड करते हैं, ठीक है। ATG ये एक प्रोटीन को कोड करेगा, ठीक है। CCG ये एक प्रोटीन को कोड करेगा। लेकिन अब जैसे कि ये लगातार थे, अगर यहां से C गायब हो गया तो ये कोड क्या बन गया, ATG C गायब हो गया और ये G हो गया। तो अब हम इससे पहले यहाँ पे मान लीजिए कोई और है मतलब ये लगातार सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। और तो ये जो ये एक था, ये एक प्रोटीन कोड कर रहा था, अब ये एक प्रोटीन करेगा। पहले यहाँ पे CCG था, अभी CGT हो गया, क्योंकि यहाँ से एक C गायब हो गया है, तो ये जो फ्रेम था वो शिफ्ट हो गया है। तो पहले जो प्रोटीन ये कोड कर रहा था वो यहाँ पे कोड नहीं होगी, तो यहाँ पे हम कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया। तो इंसर्शन और डिलीशंस कैन रिजल्ट इन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इंसर्शन और डिलीशन। वही पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि सी की जगह पे जो है वो कुछ और आ जाए, सी की जगह पे जी आ जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट म्यूटेशन है। वही फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है कि वहां से वो बेसी पेयर गायब हो जाए, तो उससे फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में लाइन से किसी बच्चे को हटा दो, ठीक है, लाइन लगी हुई, किसी बच्चे को हटा दो वहां से, तो जो पीछे का बच्चा था वो अब उसके आगे की बच्चे की प्लेस पे आ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे जो है पॉइंट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। वहीं किसी बच्चे को किसी दूसरे बच्चे से रिप्लेस कर दो लाइन में, तो हम उसको कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। देन मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन। आपके सिलेबस में नहीं है व्हाट आर द मैकेनिज्म, व्हाट आर द डिफरेंट म्यूटेशंस की कॉज क्या होते हैं, किस तरीके से म्यूटेशन होता है, बट ये है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। However, there are many chemical and physical factors that induce mutations. तो बड़े सारे chemical factors होते हैं, physical factors होते हैं। chemical factors मतलब बड़े सारे कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम खासकर फूड सब्सटेंसेस में यूज करते हैं या किसी माध्यम से पानी के थ्रू, खाने के थ्रू अगर वो हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो कैंसर म्यूटेशन कॉज करते हैं हमारे बॉडी की सेल्स में, और उससे हमें डिफरेंट तरह के डिजीजेस हो सकते हैं। और जनरली इस तरह के जो डीएनए में म्यूटेशन होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं। तो और फिजिकल म्यूटेशन जैसे कि यूवी रेडिएशन, जो हमारे सूरज या फिर इस तरह की इंडस्ट्री में कोई काम करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडिएशन है, जैसे एक्सरे है, ये भी लंबे समय तक आप अगर एक्सरे के एक्सपोजर में रहेंगे या लंबे समय तक आप यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर में रहेंगे तो वो भी म्यूटेशन कॉज करता है। तो इसीलिए म्यूटेशन का बड़े सारे कारण होते हैं, उसमें फिजिकल और केमिकल रीजंस हैं और बड़े सारे इसके वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। देन दीज आर रेफर टू एज म्यूटाजेंस। तो वो एजेंट्स जो कि म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम म्यूटाजेंस कहते हैं। यूवी रेडिएशंस कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, इट इज अ म्यूटाजेन, ठीक है। वैसे ही जैसे कि आप फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज जब आप फ्रेंच फ्राइज को बनाते हैं तो जो स्टार्च होता है आलू के अंदर, वो जब हाई टेम्परेचर पे हम उसको हीट करते हैं तो उससे क्या होता है, उसका जो स्टार्च है वो ऑयल और हीट से रिएक्ट करके एक सब्सटेंस बनाता है एक्रिलेमाइड। एक्रिलेमाइड जो है वो एक
नंबर 1 जो हम कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होते हैं उसको भी हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में हमने उसको डिवाइड कर दिया है कि मतलब कि कैटेगरी 1 में वो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा पोटेंसी रखते हैं कैंसर कॉज करने के। तो एक्रिलेमाइड जो है नंबर 1 कैटेगरी का कार्सिनोजेनिक एजेंट है। तो सोचिए कि फ्रेंच फ्राइज आपकी हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल है। वो एक एक्रिलेमाइड जो उसके अंदर है प्रेजेंट है वो एक नंबर 1 पोटेंट कार्सिनोजेनिक एजेंट है। सो इसीलिए जब आप कोई खाना खाते हैं तो उसके लेबल्स को पढ़िए कि उसमें किस तरह के डाइस को यूज किया गया है, किस तरह के केमिकल्स को यूज किया गया है। कहीं वो जो केमिकल्स हैं या वो जो प्रिजर्वेटिव्स हैं या वो जो कलरिंग एजेंट्स, बेसिकली कलरिंग एजेंट्स काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे रेड कलर, वो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स मोस्ट ऑफन ये देखा गया है। तो इसीलिए लेबल पढ़ना फूड का बहुत जरूरी है अगर आप अपने आप को इस तरह के किसी भी तरीके के म्यूटेशन से बचा के रखते हैं तो। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। In case if you have any doubt, then you can write to me in the comment section. I will try to respond your comments as soon as possible. Thank you so much.